आञ्जनेयष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञान प्रदर्शिता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्ध विमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः परमन्त्र निराकर्ता परयन्त्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नध्वलम्बमान शिखोज्ज्वलः गन्धर्व विद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृह विमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरारचितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृत मार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीव सन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृति पण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढवतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृता योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्वः इन्द्रजितप्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवत प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पृष्ठेत् शृणुया नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय हनुमान। गीता जी, उर्मिला जी, प्रवीण जी, आप सभी को साधुवाद। अर्चना जी साधुवाद। आज मैं एक नया जो है टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है फिर से किसी का अनुभव। तो आज हम जानेंगे
ब्रह्म कुमारी जो स्विट्जरलैंड केंद्र में उसने राजयोग सीखा, रेजा गंजवी, उसने अपना एक पूरा विवरण दिया है, उसको क्या अनुभव हुआ। तो आइए आज जानते हैं उसके अनुभव के बारे में। आज की स्ट्रीम में मैं खाली उसका अनुभव बताऊंगी, ये कोई डिस्कशन स्ट्रीम नहीं है। तो बहुत लंबी स्ट्रीम नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कहाँ की है। और ये ब्रह्म कुमारी सेंटर, ये जो है एक सेंटर है शॉन रीड, शॉन रीड नाम का ये सेंटर है, आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पर मेरे पास सेंटर की तस्वीर नहीं है, पर इस जगह की है, जो शॉन रीड नाम की जगह है। और काफ़ी सुंदर यहाँ पर पर्वत हैं पीछे। और स्विट्जरलैंड तो अपने आप में इतना सुंदर है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं उस गांव की जहां पर ये गई। ये वहीं की रहने वाली है और इसने सोचा कि भाई मैं राजयोग सीखती हूँ। तो अब मैं इसका अनुभव बताती हूँ आपको। और इससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको कि ये है वेबसाइट, जो कि इसने यहाँ पर अपना ब्लॉग लिखा है ब्रह्म कुमारी कल्ट में। और देख सकते हैं आप, रेजा गंजवी नाम है इसका। और इसने ये कल्ट जो है राजयोग का, इसके इसके क्या अनुभव हुए ये मैं इसके ही ब्लॉग से आपको अक्षरशः बताऊंगी। मेरा कोई भी शब्द नहीं होगा, ना मेरा कोई ओपिनियन। ये इसने क्या अनुभव किया मैं इसके ही शब्दों में आपको बताती हूँ। तो ये लिखती है, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, जो इसके शब्द हैं उसको मैं ट्रांसलेट करती जा रही हूँ और बता रही हूँ। तो इसलिए दिखाने का कोई पर्पस नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। आप इसका नाम सर्च करेंगे रेजा गंजवी का तो इसका ब्लॉग निकल आएगा, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं वैसे ही इसका बता देती हूँ। तो ये कहती है कि मुझे राजयोग रिट्रीट के लिए एक निमंत्रण मिला। और जब मैंने देखा कि ये योग था और शॉन रीड जो ये जगह है, इसने वहां पर साइन अप कर लिया। और उसका अगला विलेज जो है ये सानेन से 2 गांव है, मतलब सानेन लैंड और गस्टार्ट के नाम से जाना जाता है। और स्विट्जरलैंड में ये मेरा पसंदीदा पर्वत स्थल है। अधिकांश जो पर्वत स्थल हैं उसके मुकाबले में ये जो है जो जो ठसाठस भरे हुए पर्वत हैं, लेकिन ये वाला क्षेत्र चौड़ा है। और यहाँ पर आकाश जो है उससे विशिष्ट पहाड़ी जो है आसमान से बड़ा है। तो प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यहाँ पर बहुत सारी जो है मेरी अच्छी यादें हैं, लेकिन अब मैं इतनी दर्दनाक चीजों में उसको भूल गई हूँ। तो गर्मियों के सभाओं के साथ ये कहती है कि इसको जिद्दू कृष्णा मूर्ति, आप जानते हैं जिद्दू कृष्णा मूर्ति का जो वर्क है, जो कि बहुत ग्रेट है। अगर आपने सुना है जिद्दू कृष्णा मूर्ति के बारे में, जिन्होंने नहीं सुना है तो मैं उसको सर्च करके आपको उसकी तस्वीर दिखा सकती हूँ। एक सेकेंड। अब इनकी ये तस्वीर है, ये है जिद्दू कृष्णा मूर्ति। ये जिद्दू कृष्णा मूर्ति है। अरे ये क्या है, ये है इनकी तस्वीर जिद्दू कृष्णा मूर्ति की। तो ये इनके वर्क से बहुत प्रभावित है। इसको मैं बंद कर देती हूँ जिद्दू कृष्णा मूर्ति को। तो हाँ, तो ये लिखती है कि ये जिद्दू कृष्णा मूर्ति के वर्क से बहुत प्रभावित थी, कि उन्होंने बहुत ही ग्रेट काम किया है। और जो ह्यूमन कंडीशन है, ह्यूमन नेचर के बारे में। और इसने बहुत सारे वहाँ पर दोस्त बनाए, बहुत गहरी बातचीत हुई और बहुत टाइमलेस लव मिला, इसको जॉय मिला। और स्मॉल माइंडेड जो गॉसिप लोग करते हैं, ऐसे लोग भी इसको मिले जो छोटे दिमाग वाले हैं।
और जो है ये गैदरिंग जो है और ज्यादा साइज में कम होती गई, और एक और पर्वतीय स्थल है म्यूरेन, वहां पर चली गई, जो वहां पर एल्प्स पर्वत हैं बड़े बड़े वहां पर। लेकिन ये सब कुछ उसके मुकाबले नहीं था जहां ये अब आई थी सानेन लैंड में। अब ये इतना डिटेल में उनके लिए लिख रही है जो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, और वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, जैसे आप हिमालय में जाते हैं तो छोटे छोटे गांव हैं, तो ये उनके लिए है ये सारा डिटेल जो ये दे रही है। तो कहती है कि मैंने जब देखा कि शॉन रीड जैसी जगह पर ये राजयोग करा रहे हैं तो मैंने तुरंत साइन अप कर लिया। यानी इसका साइन अप करने का जो है वो केवल यही एम नहीं होता लोगों का कि हम मेडिटेशन करें। शायद माउंट आबू जैसी जगह, जो अब मैं अपनी बात बता रही हूँ इस इतना पढ़ने के बाद, कि हो सकता है लोग माउंट आबू विजिट करना चाहते हैं और सोचते हैं चलो लगे हाथ तो हम मेडिटेशन भी कर लेंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब इसकी बातें सोच कर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसने लिखा कि ये शॉनरेट जाना चाहती थी, और इसने जब वहां पे साइन अप कर लिया उसके बाद इसको पता चला कि ये ब्रह्म कुमारी नाम की जगह है। और ये कहती है मैं इसको कल्ट बुलाती हूँ, और कल्ट इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज हैं फ्रांस में, उन्होंने इसको कल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और जो गवर्नमेंट है ग्रीस की, उसने इसको एनिमी ऑफ द स्टेट मान लिया है, और इसको डेंजरस बोला गया है फ्रांस और पोलैंड में। और इसकी अगर हम क्विक स्कैन करें इस कल्ट की हिस्ट्री का, तो हर रीजन ये बताता है कि ये कल्ट है, क्योंकि इसमें अंधविश्वास है, और बहुत ही जो है फैंटास्टिक, जो मतलब जो रिडिकुलस, क्यों क्यों क्या बोलेंगे हिंदी में कि हास्यपद हैं। ये इतनी ज्यादा हास्यपद इसके अंदर बिलीफ्स हैं, और ये इनके अंदर कट्टरता है और सेंसलेस बातें हैं, और बहुत तरह के कट्टर इनके प्रेडिक्शंस हैं, इनके अंदर सुसाइड है, इनके अंदर लव फॉर मनी है, और ये वायलेंट एक्शंस लेते हैं उनके प्रति जो इनके खिलाफ बोलते हैं। तो बेचारी ने एक लाइन में, दो लाइनों में इसने पूरा इनका कच्चा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इसको इतनी बातें पता चल गई कि ये कल्ट है और इनके अंदर इस तरह के ये हैं। और जब इसने साइन अप किया वहां राजयोग के लिए, तो इसको ये भी नहीं पता था कि ये ब्रह्म कुमारी है। ये तो बस उस गांव में जाना चाहती थी, शॉनरेड नाम के गांव में, जहां पर इसको पर्वत मिले, जहां पर ज्यादा बहुत पॉपुलेशन ना हो। और इसको ये भी पता है कि ये लोग वायलेंट एक्शन लेते हैं जो भी इनके खिलाफ बोलता है। फिर ये कहती है कि इसने एक ब्रह्म कुमारी से बात करी अभी रिसेंटली, और और तो वो जो ब्रह्म कुमारी थी वो तो इसकी बात को सुनना ही नहीं चाहती थी। उसने इग्नोर कर दिया था सारा जो हिस्ट्री है बीके मूवमेंट की, और उसने कोई भी उसको मतलब नहीं था कि किताबों में क्या लिखा है, इंटरनेट पे क्या लिखा है। बस हमारा एक्सपीरियंस ये है, हमारा एक्सपीरियंस ये है, यही वो बोलती रही। जो ब्रह्म कुमारी है उसको कोई मतलब नहीं था कि इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या रही है, इनके बिलीफ सिस्टम्स, मतलब जो इंटरनेट पे क्या दे रखा है इनके बारे में, उसको कोई मतलब नहीं था। जब इसने उस ब्रह्म कुमारी से बात करी तो इसको ये चीजें पता चली। और इसने कहा कि मैंने एपिस्टेमोलॉजी को डेप्थ में डिस्कस नहीं किया, पर हम नॉलेज को जो है डिस्कार्ड नहीं कर सकते। मतलब ये इतना इसने कोई ये नहीं देखा एपिस्टेमोलॉजी की ये शब्द कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इतने डिटेल में तो इसने कोई बात नहीं की थी। तो ऊपरी ऊपरी ज्ञान के बारे में बात करी थी, पर वो ब्रह्म कुमारी इससे वो उस बारे में भी बात नहीं करना चाहती थी। और वो खाली जो है वो अपना हमारा अनुभव, हमें ऐसा अनुभव हुआ, बस वही बात करना चाहती थी। और फिर ये कहती है अ, कि अगर जान नहीं होता तो हमें टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट और मेडिसिन के बारे में भी कैसे पता चलता। तो कहती है कि मैं किसी को भी इस पाथ से रोकना नहीं चाहती। अगर ये तुम्हारे लिए काम करता है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उस कल्ट की हिस्ट्री के बारे में जरूर पता होना चाहिए, और जो मतलब जिस भी कल्ट को तुम ज्वाइन करो उसके बारे में पूरी जानकारी रखो।
ये नहीं कि तुम वैसे ही ज्वाइन कर लो। और ये लोग जान को बड़ा बुरा कहते हैं। अगर इसके हिसाब से अगर ये सब जान नहीं होता तो हमें आजकल के जो इतने टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स हैं वो कैसे पता चलते। तो जान से ही तो पता चले हैं। ऐसे ही मुसलमान भी हैं, ये लोग भी बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। तो अगर तुम बड़ा अल्लाह अल्लाह करते हो और ये है वो है, तो तुम जाके केव्स में क्यों नहीं रहते हो? तुम क्यों मोबाइल जो है वो वहां का किसी कंट्री का मोबाइल यूज करते हो, कहीं की कार यूज करते हो, कहीं का, फिर अपना राग अपना अलापते हो मोहम्मद का, अल्लाह का। तो फिर इसने अपने वेबसाइट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी है कि जहां से आपको जो है वो, जो ब्रह्म कुमारी के बारे में नहीं जानता है तो कह रही है विकिपीडिया से ये देख लो जो है वर्ल्ड इस ब्रह्म कुमारी क्या चीज है। कह रही है कि एक और है ब्रह्म कुमारी .info वेबसाइट, जहां पर हम बहुत सारे हमने केसेस पढ़े हैं। ये कह रही है वहां से आप अपने करो। एक और जो है ब्रह्म कुमारी एक्सपोज करके, और ये वीडियोस कुछ इसने बताए हैं थोड़ी जो ये BKWSU के ही कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो उनकी ही वेबसाइट से आपको मिल सकती हैं। कल्ट के कोर बिलीव्स क्या हैं ये भी आपको वहां से पता चल जाते हैं। और कल्ट क्या चीज होती है उसका भी इसने लिखा है कि कितने सारे इन्होंने प्रेडिक्शंस करे वो कभी सच नहीं हुए, ये भी इसने बताया है। और कैसे ये नए रिक्रूट्स को जो है अपने फंसाते हैं उसका भी इसने दिया है। तो ये उसकी वेबसाइट है, और आप लोग जो है इसकी वेबसाइट में आपको कमेंट में डाल देती हूँ, आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर भी जो है वो देख सकते हैं और अपने लेजर में पढ़ सकते हैं। मैं तो जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको ये मैंने वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है, आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं कि ये कैसे स्विस लेडी है और इसने राजयोग करा और अपने अनुभव लिखे हैं। तो ये कहती है कि 7 दिन का कोर्स होता है। तो जब पहला सेशन हुआ तो इन लोगों इसको बताया गया कि ये बहुत एडवांस्ड है इन लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं। कह रही है मैंने बहुत सारे सेशन अटेंड नहीं किए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस सब्जेक्ट में, जिसको ये पॉप साइकोलॉजी कहते हैं, मिक्सचर बनाकर ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक सिंपलिस्टिक व्यू और पॉप साइकोलॉजी, ये मिक्स करके जो इन्होंने सेशंस बनाए हैं, इसको बिल्कुल भी उनमें इंटरेस्ट नहीं था। फिर ये अपना अनुभव बता रही है कि जब इसने पहला सेशन किया तभी इसको बोल दिया था कि तुम तो बड़ी एडवांस्ड हो और ये सेशन तो हमने बिगिनर्स के लिए रखा है। क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि कौन उल्लू बन सकता है कौन नहीं बन सकता है। तो ये कह रही है कि जब ये वहां गई तो वहां पर ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो मेजोरिटी में महिलाएं थी, और वो सब की सब 50 साल से ऊपर की थी। तो इसको ये समझ में नहीं आया कि ये बड़ी बड़ी लेडीज ही क्यों ज्वाइन करती हैं, छोटी लड़कियां क्यों नहीं करती। और कह रही है कि जब ये वहां रुकी तो एक आदमी को इसके साथ रूममेट बना दिया, क्योंकि ये विदेश था। अब यहाँ पर शायद ये लोग अलग करते होंगे कि भाई वुमेन अलग रहें और मेन अलग रहें, लेकिन स्विट्जरलैंड में चूंकि कम पार्टिसिपेंट्स होते होंगे तो मैन और वुमेन मतलब इनके पास स्पेस नहीं होगी, या तो पता नहीं। इसका रूममेट जो है एक और बूढ़ा आदमी था तो ये कह रही है कि ज्यादातर तो वहाँ विमेन है, थोड़े से आदमी है, तो एक आदमी इसका रूममेट था। और कह रही है कि वो तो ऐसा लगता था हेल से आया है, नरक से आया है। वो 4 बजे सुबह उठकर शावर लेता था और इतना शोर मचाता था। और उसने कोई इनका कल्ट भी ज्वाइन नहीं किया था। और जो कि इनका मेडिटेशन 4 बजे से होता था, तो ऐसा नहीं है कि वो 4 बजे उठ के इनका मेडिटेशन ज्वाइन करने जाता था, वो 4 बजे उठ के शोर मचा के फिर अपना घूमने निकल जाता था। और इसने सोचा अगली रात में अपना रूम ना चेंज कर दूं। पर उस आदमी ने कहा कि मैं शावर नहीं लूंगा 4 बजे। तो फिर इसने सोचा कि चलो आज की रात तो मैं अच्छा सो लूंगी, तो रहने दो इसको, ये उठ के नहीं लेगा शावर। लेकिन नो चांस, उसने इतनी अजीब और गरीब नॉइजेस बनाई। अ, खाली ये नहीं कि वो कोई बड़ा वो ना स्नोर भी करता था, बल्कि उसने और भी बहुत सारी स्ट्रेंज नॉइजेस करी। फिर 3 बजे सुबह इसने उससे बोला आर यू ओके। तो वो जाग गया और बोला कि बहुत सारी मूवीज जो है वो उसके दिमाग में चल रही हैं। और
जो उसकी स्ट्रेंज नॉइज है वो कंटिन्यू करती गई, और वो स्ट्रेंज तरह से मूवमेंट भी कर रहा था अपने बिस्तर में। 5 बजे वो उठा और वॉक के लिए गया, और अपने जूतों से ड्रमिंग नॉइस करता गया सेवरल मिनट्स। अब मैं यहाँ बता दूं, इसने इतना सारा कुछ नॉइस के बारे में लिखा है। तो आपको पता है यामी पीछे भौंक रही थी। अब मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। तो एक आदमी मेरे दरवाजे पे आ गया और नॉक करके, मैं उसको नहीं जानती, फ्रेंच होगा। वो फ्रेंच में मेरे को गाली देने लगा कि भाई यहाँ पर तुम्हारा कुत्ता भौंक क्यों रहा है। तो यहाँ पर लोग जो है ना कुत्तों को भी डिसिप्लिन करके रखते हैं। कोई भौंक नहीं, ज्यादा आपको भौंकते हुए कुत्ते नहीं मिलेंगे। हमारी यामी को हमने ट्रेनिंग दी नहीं है, ट्रेनिंग में $400 खर्च होते थे, तो हमने कोई ट्रेनिंग दी नहीं है। अब हम इसको मेरे हस्बैंड इसको तुरंत अंदर करते हैं, क्योंकि बाहर कोई भौंक नहीं सकता, यहाँ पर कोई शोर नहीं मचा सकता। तो यहाँ पर लोगों को पीसफुल रहने की आदत है, और शोर यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है कि आप म्यूजिक तेज लगाओ। और कितने 10 बजे के बाद कर्फ्यू, मतलब वो होता है, साउंड नहीं आप कर सकते बिल्कुल भी, मतलब जोर से बोलना या जोर से गाने चलाना ये सब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों को बहुत पीसफुल रहने की आदत है। मुझे तो बल्कि यहाँ पर चिड़िया भी बहुत कम समर में ही आती हैं, विंटर में तो रह ही नहीं सकती चिड़िया। तो बिल्कुल कोई आवाज नहीं, स्पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो लोगों को ऐसी आदत होती है। तो बेचारी वुमेन। और दूसरे एक और बात बताऊं, मैं यहाँ पर कई जो है जोड़ों को जानती हूँ जो इतने बूढ़े हैं लेकिन वो शादी नहीं करते, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनका सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते। मैंने एक लेडी से बोला कि आप इसके संग घूमते हो, आप इतने बड़े हो, आप इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। कहते हम हमारे तो बच्चे भी हैं एक साथ, लेकिन हम शादी नहीं करते, क्योंकि फिर ये मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे आदतें अलग है, इसकी अलग है, हम बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को कि वो हमारी जो है हमने जो चीज जहाँ जिस स्थान पे रखी है, हमने कोई पेंटिंग लटकाई है, दूसरा नहीं चाहता यहाँ पेंटिंग। तो ये लोग अपने शौक से रहते हैं, ये कोई और उनके उसमें हस्तक्षेप करे नहीं उनको पसंद आता। तो कोई भी तरह का उनको चीज पसंद नहीं आती। मैंने आज ही अपने हस्बैंड को बोला कि तो आप ना अभी घुमाओ, नहीं तो आपको सनबर्न हो जाएगा। तो उनको गुस्सा आया इसी इतनी सी बात पर कि भाई मैंने क्यों बोला, कि मतलब हर कोई अपना अपना डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। आप दूसरे का स्केड्यूल नहीं वो कहते हैं तुमने मेरा आज का दिन का स्केड्यूल बना दिया है क्या। मैंने कहा नहीं, यू आर फ्री, तुम्हें मेरे साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मैंने प्लान बनाया था एक जगह जाने का, मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो यही है कि यहाँ पर लोग जो है ना बहुत अपने चीजें हम कहाँ क्या रख रहे हैं हमारे उसमें कोई प्लान में चेंज ना करे। हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, कोई हमें ये ना बताए कि हम ये कर लें या वो कर लें। इन चीजों में काफी सेंसिटिव है। तो इसलिए ये बेचारी लेडी ने सारा देर जो है ना ये लिखा है कि ये आदमी जो है ना अब इसको जूते डम डम करके चल के चला गया वो 5 बजे वॉक पर, और फिर सेवरल मिनट्स तक वो ऐसे डम डम करता रहा। फिर ये कहती है कि ये उठ के गई और लिविंग रूम में गई, और जब तक कि उसने अपना सारा ये डम डम करना खत्म नहीं किया। तो अब कह रही है कि 5 बजे सारे जो कल्ट मेंबर्स थे, जब इनका मेडिटेशन शुरू होता है 4 बजे, तो फिर ये 5 बजे सारे आके कॉफी पीते हैं। तो कॉफी मशीन के पास सारे खड़े थे। तो कहती है मुझे बहुत ही स्पूकी एनर्जी महसूस हुई। हालांकि वो सब अच्छे लोग हैं, लेकिन ये कल्ट की फीलिंग थी वहां पर। और फिर कहती है मेरे पास आके वो बोला आदमी कि मेरे पास ना टेलीपैथिक इंफॉर्मेशन है कि पुलिस आपका कंप्यूटर देख रही है, और चूंकि वो सारे लोग कनेक्टेड हैं तो फिर वो आपको ढूंढ रहे हैं। तो उस आदमी ने इस लेडी को ये बोला कि पुलिस तुमको ढूंढ रही है, तुम्हारा कंप्यूटर चेक कर रही है। तो फिर इसने उसको बोला कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है डरने के लिए। तो फिर मैंने उससे बाद में पूछा कि पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है। अच्छा, उसने ये कहा कि उसको टेलीपैथी इंफॉर्मेशन हुई है कि पुलिस उसके पीछे है और उसका कंप्यूटर देख रही है। तो
फिर इसने बाद में उससे पूछा कि पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है, तो उसने कहा कि उसको टेलीपैथिक इंट्यूशन आया है, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है और वो अलोन है और उसका एक कंप्यूटर है और वो ज्यादातर पॉर्न पॉर्न देखता है। तो उसने कहा कि उसके वो दोनों सेट ऑफ टॉवल्स भी यूज करता है जो कि डबल ऑक्यूपेंसी में है उसके लिए, और वो स्मोकर था, लेकिन वो स्पिरिचुअल बीड्स के साथ सोता था। यानी कि वो जो रोजरी होती है ना, वो भी उसने रखी थी, पॉर्न भी देखता था, और डबल ऑक्यूपेंसी मतलब जो उसके रूममेट का टॉवल है ना वो भी यूज करता था, और अपना भी डबल टॉवल यूज करता था। मतलब अपना कुछ करता होगा मास्टरबेशन वगैरह, तो पॉर्न देखकर लोग करते हैं ऐसा। तो उसने जो है ना वो उसका वो भी करा। तो कहती है मैंने किसी तरह 2 रातें वहां पर सरवाइव करी। फिर ऑर्गेनाइजर ने इससे क्षमा मांगी कि उसके साथ ऐसा सा हुआ। तो ऑर्गेनाइजर तो अच्छे पीपल थे, जेंटल थे और मेडिटेशन करने वाले थे। अम, लेकिन एक आदमी जो ऑर्गेनाइजर में से जो एटलीस्ट एक आदमी था, वो इमेज मेकिंग करता था। वो शायद शक्लें बनाता होगा कि हमें बड़ा मजा आया, हम वहाँ सब डीप डिस्कशन भी कर रहे थे, हंस भी रहे थे। एक कल्ट मेंबर जो था वो शाई नहीं था, और उसने कहा कि ये तो एक जोक है, अम, कि भाई हम सब लोग एक ही क्लैन के हैं। कल्ट मेंबर जो थे, जो सीनियर मेंबर, ऑर्गेनाइजर, कुक वगैरह, वो तो अच्छे जेंटल पीपल थे और उनके अच्छे इंटरेक्शंस थे। अब ये कह रही है कि मेरे इम्प्रेशन क्या थे इस पूरे कल्ट के बारे में, कि पहली बात तो कल्ट जो है अपने आप को रीशेप कर रहा है पास्ट बिलीफ से, जिनका कि जो है वो नहीं आया। ये लेडी बड़ी समझदार है, ये बहुत कम समय में बहुत कुछ जान गई। तो इसने अपने पहला पॉइंट में ये लिख दिया है कि ये बीके वाले अपने आप को चेंज कर रहे हैं लगातार, क्योंकि इनकी जैसे भविष्यवाणी की भाई दुनिया जो है नष्ट हो जाएगी, वो पूरी नहीं हुई तो ये उस मुरली को काट देते हैं। तो ये निरंतर अपनी चीजों को अपडेट करके वो कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं। दूसरे ये कहते हैं कि कोई गुरु नहीं है, लेकिन इनके यहाँ अथॉरिटी जो है एक बड़ा रोल प्ले करती है उनके मेडिटेशन में और उनके जो ये डिवाइन कनेक्शन है इसमें। फिर कहती है तीसरा पॉइंट कि इनका जो सेमिनार लीडर है वो कहता है कि वो लीडर्स नहीं है बल्कि वो अथॉरिटी है, और प्रेजेंटेशन देना वो कोई इंक्वायरी नहीं है, बल्कि वो बताते हैं कि अब ऐसा है। यानी कि ये जो प्रेजेंटेशन अपने देते हैं सेमिनार में, तो वो आपको ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आपको कोई जानकारी लेनी है तो हम आपको एक जानकारी दें, बल्कि वो ऐसे बताते हैं जैसे ये एक भविष्यवाणी है, ये पूरा ऐसे ही होगा जैसे ये कह रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं अब मैं तुमसे कह रहा हूँ ये करो, मतलब ये बड़े अपने आप को अथॉरिटी फिगर्स मानते हैं। और फिर इसने कहा चौथा पॉइंट कि इनका जो जो इन्होंने सत्य को बिल्कुल ही छोटा कर करके खाली थ्योरी ऑफ लाइफ और ह्यूमन और सोल और यूनिवर्स वर्क, जो इनकी पूरी थ्योरी है वो बड़ी स्लॉपी है। मतलब वो जैसे होता है ना कि कोई थ्योरी जिसमें कि तो पुख्ता होती है, जिसमें कि कोई होल्स नहीं होते, जो आप किसी भी चीज से किसी और चीज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से क्या उसे बोलेंगे, शब्द मेरे को समझ में आ रहा, वो बिल्कुल परिपक्व और बिल्कुल रोबस्ट होती है, ऐसी नहीं है। इनकी पॉलिसी जो है वो एक वो है, मतलब स्लॉपी है। फिर पांचवा पॉइंट ये कहती है कि कल्ट के बिलीफ जो हैं वो अ, ऐसे सिस्टम्स के बारे में है कि भाई सेल्फ हमेशा है, न खाली जीवात्मन बल्कि इंडिविजुअल सोल हमेशा है। बट उनकी प्रैक्टिस में मी और द ईगो हमेशा रहती है। तो इस चीज को मैं बेटर देखती हूँ हिंदी में, और मेरे को मिल जाए तो ये कहती है कि पंथ की ऐसी मान्यताएं जैसे अधिकांश प्रणालियों की खासियत है जिनमें स्वयं हमेशा होता है, न केवल जीवात्मा व्यक्तिगत आत्मा हमेशा होती है, बल्कि उनकी प्रथाओं में मैं अहंकार हमेशा होता है। तो वो कहती हैं कि जो
ईगो है व्यक्ति की वो हमेशा रहती है। और फिर छठा बात ये कहती है कि उन्होंने अपने बिलीफ्स को भी रिफाइन कर दिया है। मतलब समय समय पे वो अपने बिलीफ बदलते रहते हैं। ये भी हमने देखा ब्रह्म कुमारियों में, ये अपना बिलीफ करती रहती हैं। और ये जैसे कोई चीज कहेंगे ना, जैसे पहले ये मूर्ति पूजा इनको बुरा समझती थी, अब ये मंदिर खूब जा रही हैं, तो ये इस तरह का भी करती हैं। और फिर मैं आपको एक ज्वाइनिंग लिंक दूंगी, जरा मैं इसको खत्म कर लूं। तो ये कहती हैं कि उन्होंने अपने बिलीफ भी जो है रिफाइन कर लिए हैं। और जो इनके हार्ड कोर कल्ट बिलीफ थे उनको किसी पॉप साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, जैसे ये शिवानी वगैरह बोलती है ना, वो सेल्फ हेल्प की बातें बोलती है। वो खाली शिवानी खाली मोटिवेशनल बातें करती है, वो कोई ब्रह्म कुमारी वाली बातें नहीं करती है। अगर वो ब्रह्म कुमारी वाली बातें करेगी तो लोग छोड़ जाएंगे। वो लोगों को पहले खींचती है खाली मोटिवेशनल बात कह के, तो लोगों को लगता है वाह बड़ी अच्छी बात कह रही है, तो भाई पूरा ब्रह्म कुमारी समाज ही बड़ा अच्छा है ये। लेकिन जब आप जाते हो तो वो ये अपना फालतू का जान पेलते हैं आपके ऊपर, जबकि अट्रैक्ट करते हैं खाली मोटिवेशनल वीडियो से। तो फिर लोग जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कल्ट एडवाइजर की तरह अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर की तरह करते हैं। सातवां पॉइंट कहती है कि बिगिनर्स को ये सक इन करना चाहते हैं, उनको एक अच्छी रोजी पिक्चर देकर, उनको गिफ्ट्स वगैरह देकर, और ऐसे दिखाते हैं जैसे हम बिल्कुल मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, कि भाई रूम फी तो लेते हैं लेकिन बाकी सारी डोनेशन बेसिस पे है। लेकिन एक बार जब आप फंस जाते हो तो फिर ये अपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखती है कि जो ब्रह्म कुमारी का एक्सपेंशन वेस्ट में हुआ वो जानकी कृपलानी के अंडर में हुआ, जो कि मानी जाती है कि वो फ्री होल्ड जो है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बड़ी फेमस थी। और उसी समय वो लोगों को ये भी एनकरेज कर रही थी कि भाई विश्व जो है पूरा खत्म हो जाएगा 1976 में, तो तुम अपनी सारी जो जीवन भर की पूंजी है वो यहाँ पर दे दो। तो जानकी जो थी वो प्रॉपर्टी माइंडेड थी और वो पूरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज खरीदती थी जगह जगह। और शुरू में ये लोगों को दिखाते हैं सफेद कपड़े पहन के कि हम तो भाई मटेरियलिस्टिक नहीं है, हमें पैसे का कुछ भी वो नहीं है। अच्छा, फिर अगला मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट मैं बोल रही हूँ, 9वां पॉइंट शायद। तो कल्ट के मेंबर्स जो हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्री सर्विस दें और अपना डोनेट करें, टाइम भी और मनी भी। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का इनका पूरा काम फ्री में कर दे, प्लम्बर है तो पूरा इनका सब काम फ्री में कर दे, अपना पैसा भी डोनेट कर दो, अपना जो कला है वो भी फ्री में प्रोवाइड करो। अगर तुम कोई किसानी हो तो तुम अपने सब अनाज वनाज भी इनको दो। फिर अगला पॉइंट कहती है कि एक बूढ़ा कल्ट का मेंबर है, एक जेंटलमैन, जिसने कि मुझे ये सारा इनका बिलीफ सिस्टम समझाया, लेकिन फिर से उसने पूरी बात नहीं बताई, हार्डकोर एस्पेक्ट्स जो थे उसको छोड़ गया। तो तो ये उनको भी ये ना बड़ा छान छान के देते हैं। मतलब ये बहुत देख लेते हैं ये कौन बंदा है, इसको कितना बताना है। मेरे को याद आया कि मेरे चैनल पे कुछ पहले कुछ 1 साल पहले शायद समीर आया होगा, जिसने कि बहुत लोगों को मुसलमान बनाया, चिल्ला लगाता था 40 दिन का। और मुझे याद नहीं है कि क्या शब्द है वो उस पे जाता था। तो वो बड़ा कट्टर जिहादी था। तो एक दिन उसने देखा कि मस्जिद में कोई क्लास चल रही है किसी किताब की, तो उसने वो पढ़ी नहीं हुई थी, तो उसने मौलवी से कहा ये किताब मुझे मिल सकती है, तो उन्होंने उसे मना कर दिया, ना तो वो क्लास अटेंड कर सकता है ना वो पढ़ सकता है। तब उसको पता चला कि रिस्ट्रिक्टेड है, इन्होंने बहुत सारे बना रखे हैं कि ये वाली किताब इसको पढ़नाएंगे, ये वाली, क्योंकि जिहादी वाली बात और कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करना ये सब चीजें वो कुछ लोगों को बताते हैं, बाकी लोगों को रोजी पिक्चर शो करते हैं। हर किसी को जैसा बंदर वैसा ही नाच, मतलब मैंने ये मन से बना लिया है मुहावरा, मुझे नहीं पता, मतलब हर किसी को वैसा ही चीज करते हैं जैसा कि उसके लिए है कस्टम। तो किसी को कितना जान देना है, कितनी बात बतानी है, बाकी सारी ये छुपा लेते हैं। तो ये कह रही है कि उस ओल्डर जेंटलमैन ने मुझसे वो बातें छुपा ली। और फिर अगला पॉइंट लिखती है कि जब इन्होंने मेजर रिफॉर्म ही कर दिया और अपने सारे कट्टरपंथी आइडिया ही ड्रॉप कर दिए,
तो फिर वो कल्ट क्यों रह गया, तो फिर वो अपने आप को खत्म क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास इनसाइट है। यानी कि वो ये कह रही है कि ऊपर से ये दिखाते हैं कि हमने ये हार्डकोर बिलीफ जो है ये नहीं रखे हैं, हमारे सॉफ्ट बिलीफ ही हैं, लेकिन अंदर से ये मानते हैं उन हार्डकोर को। ऊपर से दिखाते हैं कि ये हमने चेंज कर लिया है, लेकिन ये चेंज नहीं करते। अगला पॉइंट कहती है कि जो मुख्य क्वेश्चन ये है, लोगों की सहायता करना। कहती है मैं श्योर नहीं हूं कि क्या लोगों को चुपचाप एक जगह बिठाना अच्छी बात है, क्योंकि स्पीकर ने कहा कि भाई जो ये वीकेंड आता है तो फिर ये चीज ना वेयर ऑफ हो जाती है, अगर आप सेमिनार रिट्रीट वगैरह नहीं ले रहे हो तो ये कह रही है कि ये किस प्रकार लोगों की मदद करते हैं। और इस रेजा के ओपिनियन में कि ये ब्रह्म कुमारियां सबको एक जगह चुपचाप बिठाती हैं, तो शायद उनके जीवन में चुपचाप बैठना अच्छा होगा। ये कोई तरीका होगा लोगों को हेल्प करने का, जिस तरह से ये कर रही हैं। और फिर कहती है, अगला पॉइंट 12वां चल रहा है शायद, कहती है कि जो नए लोग आते हैं, बिगिनर्स, उनको ये अपना पूरा ऑनेस्टली सारा बैकग्राउंड नहीं बताते कि कल्ट किसके बारे में है, और हिस्ट्री के बारे में तो कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। अगला पॉइंट कहती है टेक्निकल स्टैंड पॉइंट। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है, ये लोग जो जाते हैं नए नए, उनको अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं बताते बिल्कुल ना, कल्ट के पूरी चीज ऑनेस्ट नहीं है, ये ईमानदार नहीं है, ये एक इल्यूजन पैदा करके एम्बिग्युइटी में लोगों को फांसना चाहते हैं। फिर ये कहती है अगला पॉइंट 13वां कि ये टेक्निकल पॉइंट से मैं देखती हूँ बहुत डेंजर। उसके अंदर सब पॉइंट्स हैं। पहला सब पॉइंट ये है कि कंट्रोलर जो है वो सेपरेटेड है कंट्रोलर कंट्रोल्ड में से, जो कि एक फैलेसी है। अब ये फिलॉसफी का एक पॉइंट है, फैलेसी जो ये एरर्स होते हैं, तो ये कह रही है कि कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल्ड के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंट्रोलर जो है कंट्रोल्ड के साथ नहीं है। यानी इनका अपना अलग बिलीफ सिस्टम है जो ये थोपते हैं दूसरे जो नीचे वाले हैं उनके ऊपर। दूसरा सब पॉइंट ये है कि सेल्फ हमेशा है, जितना भी पूरे अपने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, सेल्फ क्रिस्टलाइजेशन जो कि इस तरह के कल्ट प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब पूरा इनका बिजनेस है, आई गेट व्हाट आई वांट, मैं जो चाहता हूं मुझे वो मिलता है। लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि सेल्फ को कैसे खत्म किया जाए, बल्कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं कि भाई सारा एंड हो जाएगा, लेकिन बी के बच रहेंगे। कह रही है ये बहुत बचकानी बात है, और ये बहुत ही बेवकूफी की बात है कि तुम ऐसी नॉनसेंस बात पर भी इतने मासिस को जो है विश्वास दिला रहे हो, कि बजाय कि हम अपने अंदर सेल्फ के अंदर से, वो जो ये बड़ी कहती है कि सब किसके अंदर ईगो होती है, तो उस ईगो को कैसे खत्म करें, ये एक्सप्लेन करने की बजाय ये कहती है पूरी दुनिया ही विनाश हो जाएगी और केवल बी के बच रहेंगे। ये कितनी बचकानी और बेवकूफी की बात है, और इस पर ही इतने सारे लोग विश्वास कर रहे हैं। तीसरा सब पॉइंट ये कहती है कि जो अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ आती है लर्निंग में, रिलेशनशिप से, उसको प्रमोट नहीं करते ये। चौथी बात कहती है कि उनकी थ्योरी की कैसे ह्यूमन साइकी जो है वो ऑपरेट करती है, वो बड़ी कंफ्यूजिंग है, इsoteric है और कॉन्ट्रडिक्टरी है। क्योंकि उनके लीडर ने जैसे कहा एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई जो हमारा विचार है वो सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा तो उसने ट्विस्ट कर दिया उसको और बोला कि थॉट क्रिएट करता है, पर रियल क्रिएटिविटी तो ब्ला 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 है। यानी कि ये जब उनसे क्वेश्चन किया जाए इनके ही बिलीफ पर, तो ये उस चीज को भी ट्विस्ट कर देते हैं बाद में। उसका पांचवा सब पॉइंट ये है कि उनका डेफिनेशन जो मेडिटेशन का है वो पूरा ही सेंसलेस है, और उसमें कोई भी रेफरेंस नहीं है एम्प्टीइंग के बारे में, जो कि एसेंशियल है मेडिटेशन के लिए। तो ये एम्प्टीइंग क्या चीज है मैं बताती हूँ। जैसे एक गिलास है, आप उस गिलास में कोई चीज डालना चाहते हो तो पहले गिलास को खाली करना पड़ेगा,
तब उसमें डाला जाएगा। अगर आप गिलास तो पूरा भरा रहेगा तो उसमें कैसे आप और चीज डालोगे? तो यानी माइंड को आपको कैसे खाली करना है, मतलब हमारा जो ये स्टोरेज है इसको कैसे खाली करें, कि भाई एसेंशियल और इम्पोर्टेंट बातें ही इसमें रखें, जो कि मैं काफी टाइम से करती आ रही हूँ, बचपन से ही समझ लो, अननोइंगली। क्योंकि स्टोरेज एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि मैं पढ़ाती थी ना सप्लाई चेन, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यही है। अगर आप किसी चीज को अपने घर में रखते हैं तो उसको रखने की स्पेस की कीमत बहुत है। तो आप उलझुल चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे तो अच्छी चीजों के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। तो जब तक मेडिटेशन, अब देखिए हमारे यहाँ जो पतंजलि के योग सूत्र हैं, अष्टांग योग जो कि राजयोग है, जो एक्चुअल राजयोग है अष्टांग योग, उसमें 8 स्टेप्स हैं। उन हर स्टेप के अंदर बहुत सारे स्टेप्स। तो जो पहला ही है जो है, क्या है वो, शायद तीसरा चौथा आसन है, तीसरा प्रतिहार है उसमें, यम नियम, हाँ यम नियम प्रतिहार। तो पहला यम है, जब तक आप यम पूरा नहीं करते, जिसमें 12 पॉइंट है, जब तक आप यम पूरा नहीं करते, नहीं 10 पॉइंट है, यम के अंदर 10 है, नियम में 10 है। तो जब तक आप यम के 10 पॉइंट नहीं करते आप नियम पे नहीं आ सकते, फिर नियम के 10 पॉइंट करेंगे, फिर प्रतिहार पे आएंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं करा, इन्होंने सीधे सीधे त्राटक जो है कंटिन्यूसली करा रहे हैं त्राटक। खैर, अभी मैं इसका पढ़ती हूँ। तो ये कहती है कि मेडिटेशन में एम्प्टिंग नहीं करी। फिर सातवां पॉइंट, इसका छठा पॉइंट इसका है कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अटेंड नहीं करते मेडिटेशन पीरियड में, और ट्रैफिक स्टॉप पीरियड्स में, एक वंस 1 घंटे के अंदर। फिर सातवां पॉइंट है कि इनकी जो टीचिंग्स हैं वो कंफ्यूज करती हैं लोगों को, जो इनकी इsoteric टीचिंग्स हैं, और जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इनके लीडर्स को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जब लोग कंफ्यूज होते हैं वो सोचते हैं और हमेशा कहते हैं, भाई उनका कंफ्यूजन दूर करने की बजाय ये कहते हैं कि आपको और लेसन्स पढ़ने पड़ेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। इनकी कोर विजडम मिसिंग है इनके टीचिंग्स में, और पीपल को ये मिसलीड करते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो सेपरेट है ऑब्जर्व्ड से, और ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि इन्होंने ना, एक्चुअली मैं इसका जवाब देती जा रही हूँ हरीश पॉइंट का, कि इन्होंने ना जो है वो नहीं करा, एक्चुअली में सनातन से चुराए हुए हैं। तो इन्होंने पूरी चीज तो चुराई नहीं है, इन्होंने अपने मतलब की चीजें चुरा ली है, पर उसका तालमेल बैठ नहीं रहा। क्योंकि जब आप पूरी तरह से उस चीज को लेंगे सनातन से, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप अपने स्वार्थ की चीजें निकाल लेंगे, ईश्वर सर्वव्यापक है यही गोल कर देंगे, कहेंगे खाली लेखराज में ईश्वर आता है, तो उसकी जो क्वालिटीज हैं वही खत्म कर देंगे, पूरा लॉजिक सही बैठेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसमें से चेरी पिक कर रहे हैं। तो अगला 8वां पॉइंट है कि इनके बहुत सारे कल्ट मेंबर्स हमेशा सोते सोते महसूस होते हैं, मतलब उनको हमेशा नींद आती रहती है, और हमेशा टायर्ड रहते हैं, क्योंकि वो 4 बजे सुबह उठ के मेडिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सारा जो है संसार सो रहा होता है, तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की एनर्जी से। तो इश्यूज ये हैं कि अगर फिजिकल डिस्टेंस मैटर करता है पर्वतीय रीजन पे, जहां पर हार्डली कोई भी होता है 4 बजे, और 10 बजे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि ये लोग स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पे है। तो ये कहती है कि स्विट्जरलैंड में वैसे ही लोग बहुत कम रहते हैं, तो सुबह कैसे वो एनर्जी से कनेक्ट करेंगे? वैसे ही 10 बजे भी उठ जाओ तुम तो भी नहीं कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इतने लोग ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध, जो कि जो कि इसको एक शब्द याद है बहुत समय पहले से, कि ये कहती है कि चाहे 4 बजे उठो चाहे 10 बजे उठो, वहां कोई भी नहीं होता पर्वतों पे। जहां पर इनका विलेज है वहां पर्वत है, तो वहां पर कोई भी नहीं है। तो वहां तुम्हारा कनेक्शन वैसे ही होगा चाहे तुम किसी भी बजे उठो। फिर ये कहती है फिजिकल डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करता 4 बजे, क्योंकि अ, क्योंकि कहती है कि 4 बजे किसी और जगह पे बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का टाइमिंग्स तो अलग अलग है। तो जब इनके 4 बजे सुबह बजते हैं तब दुनिया किसी और जगह पे बहुत बिजी होगी, तो वहां के तो नहीं 4 बजे होंगे, सब जगह तो सुबह 4 नहीं बजा होता। तो अगर इनकी जगह पे 4 बजे
मतलब मैं पता नहीं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं। ये कहती है कि सुबह 4 बजे उठो चाहे 10 बजे उठो, बात एक ही है। पर पहली बात, पर्वतों पे ज्यादातर लोग होते नहीं है, स्विट्जरलैंड के पर्वतों के बीच में छोटे से गांव में। फिर कहती है अगर जो दुनिया का दूसरा भाग है वहां पर तो सुबह के 4 नहीं बजे होंगे, जब स्विट्जरलैंड में 4 बजे होंगे तो दुनिया के दूसरी जगह पे पीक टाइम होगा। तो उस टाइम तो लोग वैसे ही कनेक्ट हो रहे होंगे अपने अपने देशों में, जो है उनका पीक टाइम होगा, हो सकता है। फिर कह रही है कि एक जिस्ट इसका इशू का ये है कि ब्रह्म कुमारी का एक सिस्टम है, एक मेथड है, एक थ्योरी है, और ये कल्ट जो है उसको पास इंसाइट्स नहीं है कि भाई जो नेचुरल क्वाइटनेस है उसका नेचर क्या है, और जो कैसे हम, और ये रिक्वायर करता है कि हम सेल्फ को उसको वहां पर ले जाएं, चाहे ताकि आउटर वाइब्रेशन और टाइम ऑफ डे जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है इन सर्च फॉर इम्पोज्ड क्वाइटनेस। तो मतलब इसका ये कहने का है कि ये जो है सचमुच में जो शांति है उसको कंफ्यूज करते हैं जो इम्पोज्ड शांति है। पता नहीं मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं कराया। तो वो कहती है इस मुद्दे का सार ये है कि ब्रह्म कुमारी एक प्रणाली, एक विधि, एक सिद्धांत और एक पंथ के रूप में प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि से कम है। प्राकृतिक वैराग्य और इसके लिए हमेशा को वहां रहने की आवश्यकता होती है, इसलिए बाहरी कंपन और दिन के समय जैसी चीजें थोपी गई वैराग्य की तलाश में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर ये कहती है कि एक लेखक ने लिखा कि दिन के एक दिन के अंत में जो सुबह 4 बजे से पहले शुरू होता है वे थके हुए बिस्तर पर आते हैं, केवल कुछ घंटों बाद ध्यान में बैठने के लिए, जागने के लिए हैं, ताकि वो अपने सीमेंट करें अपने बिलीफ्स को। कहती है मैं बताती हूँ, ये कहने की कोशिश कर रही है, पहले ये उठा देते हैं 4 बजे कि भाई तुम 4 बजे मेडिटेशन करो, इसके बाद वो बेचारे नींद में से एकदम से जग के 4 बजे करते हैं, फिर आके थक के आ जाते हैं और थोड़े समय बाद फिर से उनको बैठ के मेडिटेशन करना है। तो ये कह रही है कि तो ताकि वो अपने सीमेंट करें, मतलब अपने बिलीफ को, और डे आफ्टर डे 7 दिन, पूरे हफ्ते के 7 दिन वो यही करते हैं। फिर अगला पॉइंट कहती है कि बहुत सारे डेंजर्स हैं इस कल्ट के साथ एसोसिएटेड, कि कुछ परिणामों के बारे में भी इसने कहा है। अब ये परिणाम क्या क्या कह रही है जो डॉक्यूमेंटेड इसने करे हैं। पहली बात तो इनकी जितनी भी क्लासेस हैं उनको ये यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो कि इसको बहुत ही कपटपूर्ण लगता है, और इनको इसको कुछ भी ऐसा विश्वविद्यालय जैसा यहाँ नहीं दिखता जिसे जहाँ पर लोग ज्ञान और सत्य के प्रेम के लिए जो है आए, बल्कि ये एक अंधविश्वास और कट्टरपंथी भविष्यवाणियों का प्रचार होता है यहाँ पे। तो कट्टरवादी भविष्यवाणियों का प्रचार करने की जगह है, कपटपूर्ण लगता है विश्वविद्यालय, नहीं लगता किसी भी सूरत में। फिर दूसरी बात ये कहती है कि उनका राजयोग जो है वो इन कट्टर मान्यताओं से ग्रस्त है, जो आमतौर पर राजयोग के बारे में रूप में जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीके बिल्कुल भी राजयोग नहीं है, और कहती है अभी अभी मुझे पता चला एक वक्ता को भारत में राजयोग ध्यान का अध्ययन करने के रूप में बढ़ावा देते हैं, और पतंजलि का पराक्रम जो है वो गंगा में लुढ़क जाता है। पता चलता है कि ये अपने पंथ को ही राजयोग कहते हैं। तो जो पतंजलि ने राजयोग निकाला था, तो इन्होंने पतंजलि का शब्द चुरा लिया राजयोग, और अपने पूरे कल्ट का नाम ही मतलब उसी पर ये कैश कर रहे हैं। और फिर ये कह रही है पॉजिटिव जो है नोट ये है कि जब इनकी रिवाइज्ड ऑफरिंग आती है तो आप इनका बुलशिट जो है डिलीट कर सकते हो। तो अब ये कह रही है 2 बातें कि पहले तो चुपचाप बैठना अच्छा है, क्वाइट माइंड जो है वही जो है आनंद महसूस कर सकता है, और हम जब सोर्स से कनेक्ट होते हैं तो वो गुड और जॉयफुल होता है।
पर वो जस्टिफाई नहीं करता कि हाँ हम एक कल्ट स्टार्ट कर लें या हम किसी कल्ट को ज्वाइन कर लें। और थॉट जो है उसको हम सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं तो ये उनको सप्रेस करते हैं। क्वालिटी ऑफ क्वाइटनेस है जिसका कि जो रिजल्ट है, जो ये कह रही है कि जैसे अगर कोई क्या बोलते हैं क्वाइटनेस में चुपचाप बैठे, साइलेंस, तो उसको जो पीस मिलेगी वो फर्क होगी अगर उसके मन में कोई विचार आ रहा है और उसको किसी ने सप्रेस कर दिया और उसको चुपचाप बिठाल दिया, तो वो जो पीस आएगी वो फर्क है उस पीस के जब विचार किसी के अंदर नहीं आया या उसका विचार जो है किसी ने आंसर कर दिया। मतलब समझे आप? मतलब जैसे मान लो मेरे अंदर कोई प्रश्न उठ रहा है और आपने मेरे को जबरदस्ती चुप करा दिया, और तो मैं कोई मेडिटेशन कर रही हूँ तो मेरे को वो पीस नहीं आएगी जो कि एक व्यक्ति जिसके अंदर या तो थॉट था नहीं या उसके थॉट को किसी ने आंसर कर दिया, तो फिर वो जो उसको पीस आएगी वो कहीं ज्यादा अच्छी होगी उस पीस से जब हम किसी को फोर्स से रोकते हैं कि वो तुम अपना थॉट ही रोक लो। मेरा मतलब ये है, ये इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी फर्क है। और फिर ये दूसरा पॉइंट लिखती है कि हम जो है एलिमिनेट कर दें अगर ऐसा थॉट, जैसे ये कहते हैं ना संशय बुद्धि, तो कहती है अगर हम ऐसा थॉट को एलिमिनेट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई पॉजिटिव साइकोलॉजिकल थॉट आएगा जो कि जिस पर संशय नहीं होगा। लव के पास कोई थॉट की जरूरत नहीं है। और इन्होंने कहीं भी अपने टीचिंग्स में थॉट एंडिंग के बारे में भी नहीं दिया है कि भाई कि अगर आपके दिमाग में संशय आए तो उसको कैसे एंड करें, तो ये भी कहीं इन्होंने नहीं दिया है। ना ही कोई डिस्कशन करते हैं कि ये थॉट आया कहाँ से, बल्कि ये चेरी पिक कर लेते हैं दूसरे थिंकर्स की बातों को और अपने सिस्टम में लगा देते हैं जो कि इनके कल्ट के फाउंडेशन में नहीं है। और सेल्फ हमेशा है, और साइकोलॉजिकल सेल्फ जो है वो बंडल ऑफ मेमोरीज से बना होता है जो हमारी थॉट में आई है। अब तीसरी बात है, इसने कितना सारा ज्ञान जो है इस ब्लॉग में दे दिया, माय गॉड, इतने सारे पॉइंट आफ्टर पॉइंट आफ्टर पॉइंट। तो इसके तो एक एक पॉइंट पर हम एक स्ट्रीम कर सकते हैं, इसने इतने पॉइंट्स यहाँ दे दिए हैं। फिर ये कह रही है कि तीसरा पॉइंट कि अगर आप इनकी नॉनसेंस को एक तरफ रख दो और इनका खाली डिवीजन ऑफ कंट्रोलर और कंट्रोल देखो, तो जो इनका आइडिया ऑफ मी है वो कुछ ही सिलेक्ट फ्यू का है जो कि इस वर्ल्ड को रूल करेंगे जब इसका विनाश हो जाएगा, जो कि इनका सिली बिलीफ है। क्योंकि तो जब कुछ रह जाएगा तो उसको तो कोई सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। तो ये इनका बहुत ही बेवकूफी का बिलीफ है। फिर चौथी बात ये कह रही है कि कितना भी जो नए लीडर्स हैं कल्ट के वो लिपस्टिक लगाएं, यानी कि इन दिखाएं कि हम बड़े मॉडरेट हैं, लेकिन फैक्ट जो है वो बैकग्राउंड में है कि जो फाउंडेशन है ब्रह्म कुमारी की वो इसको कल्ट डिक्लेयर करती है, और सारे कल्ट्स जो हैं वो डेंजरस ही होते हैं। अब ये कह रही है कि पिछली रात ही हमारे यहाँ ग्लोबल कैफे में चार चार के ग्रुप्स बने तो दो क्वेश्चन उठे। पहला क्वेश्चन है कि आप कैसे देखते हैं कि दुनिया जो है वो अनफोल्ड होगी फ्यूचर में, और आपका क्या रोल होगा इस दुनिया में, ये दूसरा क्वेश्चन। अब मुझे पता है कि कल्ट का आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन का कि भाई आप कैसे देखते हैं कि दुनिया अनफोल्ड होगी, तो ये कहते हैं कि सारी दुनिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक्सेप्ट उनका जो कैंपस इंडिया में है उसके अलावा। लेकिन अब तक बहुत सारी डेट्स इन्होंने दी हैं जो कि पास हो गई हैं और सब प्रूव रॉन्ग हो गई हैं। अब इनके दिमाग में कोई नई डेट है। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि भाई आपका रोल क्या होगा पूरी दुनिया में, तो ये कह रहे हैं कि उनका कल्ट जो है वो प्रीच करता है कि कैसे कल्ट के मेंबर ही सरवाइव करेंगे और उन्हीं को बचाया जाएगा। और फिर कह रही है कि एंड में मैं कहती हूँ कि यहाँ पर एक फनी कोट है कि जो इनकी करंट हेड है दादी जानकी, वो कहती है कि मेडिटेशन जो है इज अबाउट लर्निंग टू एंटरटेन योर माइंड। कह रही है कि
हम अपने माइंड को, रोकिए, इसका मैं हिंदी में करके देखती हूँ। कह रही है कि ध्यान आपके मन का मनोरंजन करना सीखने के बारे में है। मन का मनोरंजन करना ध्यान है, मतलब ये कहने की कोशिश कर रही है। तो यही देख सकते हैं आप। और कहती है मैं इमॉर्टल हूँ, जानकी कहती है मैं इमॉर्टल हूँ। और कहती है कि मैं तो कंटेंट नहीं थी, बीके ने मुझे बताया कि तुम एक आत्मा हो, एक पॉइंट ऑफ लाइट हो। तो फिर वो सुप्रीम गॉड कहाँ है? मैं तो कोई भी टाइम या एनर्जी स्पेंड नहीं करती चेक करने में थिंग्स को। और उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन्स को मॉडर्नाइज कर दिया है। उसको डिस्ट्रक्शन नहीं बोल रहे, अब उसको रिन्यूअल बोल रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे कि दुनिया का डिस्ट्रक्शन होगा, बल्कि इन्होंने अपने वर्ड्स में चेंज करके उसको रिन्यूअल बोलना शुरू कर दिया है। और मनी जो है वो पे करते हैं रिट्रीट्स में, और डोनेशन और ड्यूज को पे नहीं करते वहां पर। और कहती है कि अब मैं कोई भी आदमियों से ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हूं। और 100 नहीं, कहती है मैंने 100% फुलफिलमेंट मुझे आदमी से नहीं मिलता। तो मैंने पूछा सेपरेट क्यों किया? तो कहती है सेक्स इज ओवर ब्लोन ट्रू बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कह रही है मैं किसी से बिना अटैच हुए तो स्लीप नहीं कर सकती। उसको कंटिन्यूटी देती हूँ अपने माइंड में, ऑल डे थिंकिंग अबाउट हिम। तो फिर क्यों नहीं आप अटैचमेंट को समझते? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अब ये पूरा एंड में इसने एक छोटा सा ये भी लिखा है कि मुझे नहीं पता कि समझ में नहीं आया कि लोगों को संगठनों से संबंधित होने की आवश्यकता ही क्यों है। एक मनुष्य दिन भर और चुपचाप बैठने पर भी इस आंदोलन में, इस कल्ट में निहित हो सकता है, जो समय और विचार का नहीं है अथाह, और उसमें आनंद और संतोष है। यदि हम उसमें निहित नहीं है और दुनिया और इंद्रियों से संतोष की तलाश कर रहे हैं, तो हम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैं सभी प्रकार के पंथ, कट्टरता, अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। और इसने जो शोध किया है उसका इसने पूरा जो है नीचे दिया है। बस इतना ही था। तो अब मैं एक लिंक दे देती हूँ, अगर कोई किसी को इसके अनुभव पूरे सुने हो तो वही लोग आए, केवल अपनी कोई और बात करने ना आए। इसका जो पूरा सुना है और इसी के बारे में कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं तो आए। मैंने लिंक दे दिया है, इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, तो मैं थोड़े से कमेंट्स यहाँ पे भी पढ़ लेती हूँ। उर्मिला जी, गीता जी, प्रवीण जी, अर्चना जी, सिंपली अमैन जी, अमित जी, सभी को साधुवाद। लेखराज कृपलानी बेहद संकीर्ण और घटिया आदमी था, जो मात्र 9 लाख लोगों का भला चाहता था और बाकियों के लिए बुरा सोचता था। जी, स्पाइडरमैन, अल्लाहू गोबर। निशा जी, आपका स्वागत है, बोलिए। जय श्री राम मैम, जय श्री राम सभी को। मैम मेरे पास 2-3 मिनट ही हैं जस्ट, तो फिर वो सब खाना खाने वाले सब घर पहुंच गए हैं। नहीं, उनको भी ज्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे खाली इसी के बारे में बोलना है। बोलिए। जी मैम, आपने जो पॉइंट्स मैम आज डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये सारे फील किए हैं मैंने। क्योंकि कई बार हमें ना मैम शब्द नहीं मिलते हैं, तो शब्दों की वजह से हम वो बात रख नहीं पाते हैं अपनी। तो इन्होंने जो भी आप जिनका भी आप पढ़ रहे थे, उन्होंने एकदम सटीक सब चीजें पकड़ी हैं, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हाँ, और मैम जी जी, एकदम मतलब जैसे ऐसे मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे जो जितने भी एक्स बीकेज हैं, जैसे मैं निकल के आई हूँ, तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे लग रहा था वो सब मैं ही अपने शब्दों में रख रही हूँ। इतना प्यार से क्लियरली उन्होंने रखा है। और मैम ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये ना अपना ज्ञान, एक वर्ड आज मेरे को मिला, थोपते हैं, दूसरों पे थोपना किसी चीज को। ठीक है, वो थोपते हैं, दूसरों के माइंड्स कंट्रोल करना, उनकी थॉट्स पे राज्य करना,
ये सब बात ऐसे twist कर देते हैं। मेडिटेशन करो। अगर आप इनके ही क्वेश्चन करो तो उसको भी ट्विस्ट कर देते हैं। जी, और मैम एक और मैं बताना चाहती हूँ कि वाकई ये जो स्प्रेस करते हैं ना फीलिंग्स को, थॉट्स को, आपको क्वेश्चनिंग नहीं करने देते, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होने देते, तो कहीं ना कहीं जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब तक वो अपनी बात रख नहीं लेता, उसके पेरेंट्स उसको बता नहीं सकते देते कि ये क्या है। जैसे छोटा बच्चा कई बार पूछता है कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, तो बताते हैं ना, तो जैसे ही हम बच्चे को कुछ नहीं बताते हैं तो बच्चा मायूस होता है, उदास हो जाता है। ऐसे बहुत बार देखने में आता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे जब आप क्वेश्चन करते हो, आपको एक तो चुप रहने के लिए बोला जाता है, किसी से कम्युनिकेट नहीं करना, वार्तालाप ही नहीं होगा तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग कुछ आशा लेके जाते हैं कि हमने वहां जाके कुछ नया देखना है, कुछ नया सीखना है, तो वो चीज तो होती नहीं, वो अंदर दबी रह जाती है। और मैम उसका इफेक्ट इतना बैड आता है फैमिलीज पे कि जो हमारे डाउट्स हमें क्लियर नहीं किए जाते हैं वहां जाके, क्योंकि उनको दबाया जाता है, उसका सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा घर वालों पे निकलता है, हाँ, तो और वो ये भी किसी और कहते हैं रूप कि में उसको बाहर आता है। पीस नहीं मिलता। जैसे हम शांति से चुपचाप बैठे तो वो शांति बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होगी, और जिन लोगों को फोर्स करके साइलेंट किया जाता है, उनके थॉट्स को सप्रेस किया जाता है, उनको वो पीस नहीं मिलती है। अगर वो चुपचाप बैठ जाए तो उनको वो पीस की क्वालिटी नहीं मिलती। जी मैम, बिल्कुल राइट। और दूसरा पॉइंट जो मैम आपने बोला था कि फॉल्स ईगो को यहाँ और बढ़ाया जाता है। जिस फॉल्स ईगो से हम लोग अपने अपने घरों में कई बार मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपनी फॉल्स ईगो के, और वो फॉल्स ईगो को यहाँ पे और बड़ा किया जाता है कि नहीं नहीं, तुम तो ऐसे हो, वो तो ऐसे हैं, और डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, दूर कर देते हैं फैमिली वालों से, समाज वालों से, रिश्तेदारों से, ताकि हम अकेले पड़ जाए और इनके जोगे रह जाए। हाँ, ये बोलती है आप देवियां हो और ये हो, वो चने की झाड़ पे चढ़ाती है ताकि आप सबसे कट के अलग हो जाओ, ताकि आपको अकेले में खाएं। जी मैम, शक्ति शक्ति बोलती हैं, शक्ति सेना करके ये सब फैमिली वाली लेडीज को बरगलाती रहती हैं, और वो खुद को शक्ति समझ के अपने घर वालों के ही गले काटती रहती हैं। जैसे अपने एक्सपीरियंस सब सुनाते हैं, मैं भी सुनाती थी, तो बस यही कुछ चलता रहता है मैम, जिसकी वजह से घरों में कलेश भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, और हम खुद को शक्ति सेना की फॉल्स ईगो में बिठा के रखते हैं। तो सच्ची मैम पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, आज वर्ड्स मिल गए अपनी बात रखने के लिए, ऐसा लग रहा था। बहुत थैंक यू धन्यवाद आपका। निशा जी, आने के लिए धन्यवाद। ठीक है, मैं सब लोगों से जो है आप धन्यवाद करती हूँ, जो भी आए, और आप सब इस स्ट्रीम को लाइक करिए, शेयर करिए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।